गरीब माँ की जादुई बेलन। एक गांव में बिंदिया नाम की औरत अपने 15 साल के बेटे अजय के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। जब अजय 10 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। बिंदिया ने मेहनत मजदूरी करके बहुत मुश्किल से अजय को पाला पोसा था। अब अजय 15 साल का हो गया था और वो भी गांव में छोटा मोटा काम करके घर चलाने में अपनी माँ की सहायता करता था। माँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और कमाने लगा हूँ। अब तुम घर बैठो और आराम करो। सारा दिन घर और बाहर का काम करके तुम कितना थक जाती हो। अच्छा जी, बहुत बड़ा हो गया है मेरा बेटा, अब अपनी माँ की सेवा करेगा। पिताजी के जाने के बाद तुमने कितनी मेहनत से मुझे पाला पोसा है। घर का और बाहर का काम करके थक कर चूर हो जाती हो। अब से बाहर का काम मैं करूँगा और तुम केवल घर का काम संभालना। बिंदिया को भी अजय की बात सही लगी और उसने घर पर ही रहना उचित समझा। अजय सुबह सुबह काम पर निकल जाता और शाम को थका हारा घर आता। अजय गांव की ही एक छोटी सी दुकान पर सहायक का काम करता था। एक दिन उस दुकान में चोरी हो जाती है, जिसका इल्जाम अजय पर आ जाता है। देख लड़के, चुपचाप मेरे पैसे वापस दे, नहीं तो मैं तुझे पंचायत में ले जाऊंगा और तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। दुकान का मालिक पंचायत में शिकायत लेकर जाता है, जिसके बाद पंचों के फैसले से अजय और उसकी माँ को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। अजय और उसकी माँ गांव से बाहर बहने वाली नदी के किनारे अपनी एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? गांव वाले तो मुझे गांव में घूमने भी नहीं देंगे। अब मैं काम कैसे करूँगा और पैसे कहाँ से लाऊंगा? यदि पैसे नहीं आए तो घर का सामान कहाँ से आएगा? तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ने हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा, जिसका रास्ता हमें जल्दी ही मिलेगा। घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा था। अजय को बहुत चिंता हो रही थी कि वो क्या काम करेगा और पैसे कैसे कमाएगा। रात को जब वे माँ बेटा खाना खाने बैठते हैं, तभी दरवाजे पर कुछ दस्तक होती है। अरे, इस समय कौन आया होगा? हमारे यहाँ तो वैसे ही कोई नहीं आता जाता, तो आज इस समय कौन आ गया? तू खाना खा, मैं देख कर आती हूँ। बिंदिया जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने एक साधु को खड़ा पाती है, जो पूरी तरह भीगे हुए थे। बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। रात में रास्ता भटक गया और मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिसके कारण मैं नदी में जाकर गिर गया। पूरी तरह से भीग गया हूँ। बाहर कुछ ठंड है तो क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? हाँ हाँ महाराज, आइए, आप निश्चिंत होकर यहाँ बैठिए। महाराज, आप ये कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। धन्यवाद बेटा। साधु कपड़े बदल लेते हैं। बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन परोसती हूँ। बिंदिया साधु के लिए खाना परोस रही थी तो साधु की नजर खाली बर्तनों पर जाती है। साधु घर की दशा जान चुके थे। बेटी, एक काम करो, मुझे केवल एक गिलास पानी दे दो। अचानक सर बहुत भारी भारी लगने लगा है। मैं पानी पीकर यहीं कोने में आराम कर लूंगा। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान को कोने में पड़े रहने देना हमें शोभा नहीं देता। इसलिए महाराज, आप यहाँ बिस्तर पर सो जाइए, हम माँ बेटा इस कोने में सो जाएंगे। रात बीत जाती है और सुबह एक नई किरण लेकर आती है। बिंदिया के घर में आज अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। बेटा, घर में मेहमान आए हैं, मेहमान को यूँ खाली पेट विदा करना हमें शोभा नहीं देता। तू एक काम कर, गांव के बनिए की दुकान से कुछ राशन उधार ले आ। तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम्हें तो पता है हमें गांव से निकाल दिया गया है, और ऐसे में हमें कौन राशन का सामान देगा और हमारी सहायता करेगा? साधु दोनों माँ बेटे की सारी बातें सुन लेते हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम बहुत दयालु हो। तुम लोगों ने जिस प्रकार मेरी सेवा की है उससे बहुत प्रसन्न हूँ मैं, और तुम्हें इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। साधु बिंदिया को एक बेलन देते हैं। ये बेलन मेरे किस काम का भला? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो इस बेलन को लेकर मैं क्या करूँगी? बेटी, ये बेलन कोई मामूली बेलन नहीं है, ये एक जादुई बेलन है
जिसकी जादुई शक्ति से तुम कुछ भी प्राप्त कर सकती हो। लेकिन याद रहे, इस जादुई बेलन का सदैव उपयोग करने के लिए तुम्हें हमेशा ऐसी ही बने रहना होगा, दूसरों के प्रति सेवा और प्रेम भाव रखने वाला। यदि कभी तुम्हारे मन में खोट और लालच पैदा हुआ तो ये बेलन एक मामूली बेलन बन जाएगा और इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिंदिया और अजय साधु के पांव छूकर उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं। क्या ये बेलन सच में जादुई है माँ? पता नहीं बेटा, मैं तो इससे तब जादुई मानूंगी जब ये मेरे घर में भोजन की कमी पूरी कर देगा। बिंदिया के ऐसे कहते ही उसकी झोंपड़ी विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों से महक उठती है। बिंदिया और अजय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उनके सामने विभिन्न प्रकार के लजीज पकवान रखे थे। बिंदिया और अजय बहुत ही खुशी खुशी पेट भरकर भोजन करते हैं। आज कितने दिनों के बाद हमने भरपेट खाना खाया है माँ। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। हे जादुई बेलन, मुझे और मेरी माँ को सुंदर सुंदर कपड़े दे दो। अजय के ऐसा कहते ही अजय और उसकी माँ के फटे पुराने कपड़े सुंदर और कीमती कपड़ों में बदल जाते हैं। अजय और बिंदिया ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। जादुई बेलन, हमारे इस टूटे फूटे घर को भी एक आलीशान महल में बदल दो। अजय के ऐसा कहते ही उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा हो जाता है। बिंदिया और अजय उस आलीशान महल के मालिक बन जाते हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती। एक दिन अजय गांव में उसी दुकान पर राशन लेने जाता है जहां से उसे चोरी करने का इल्जाम लगाकर निकाला गया था। अजय दुकान के सामने बड़ी सी गाड़ी उतारता है। दुकानदार इतनी बड़ी गाड़ी देखकर हक्का बक्का रह जाता है और जब वो गाड़ी से अजय को सूट बूट पहने उतरता देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। साहब, क्या चाहिए? अरे मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे लिए तो आप आज भी मेरे मालिक हैं। आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। बेटा, उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो बिना सच जाने तुम पर झूठा इल्जाम लगा दिया था और मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस गांव से बाहर जाना पड़ा। सच में बहुत गलत किया मैंने तुम लोगों के साथ। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी दुकान पर चोरी तुमने नहीं बल्कि मेरे ही छोटे भाई ने की थी। मैं तुमसे माफी मांगने आया था, लेकिन तुम लोगों का कुछ अतापता नहीं था। मुझे माफ कर दो बेटा। साहब, आप मुझसे यूँ माफी ना मांगिए। मैं पिछले बातों को भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। कैसे भूल जाऊँ बेटा? अपनी उस गलती के लिए आज तक सजा भुगत रहा हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था, इसका फल मुझे भगवान से मिल गया। ये देखो, जिस हाथ से मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को धक्के देकर गांव से निकलवाया था, भगवान ने वो हाथ मुझसे छीन लिया। मेरा ये हाथ हमेशा के लिए लकवे के कारण बेकार हो गया है। अजय को दुकानदार की ये हालत देखकर बहुत दया आती है। उसे याद आता है कि वो बेलन की सहायता से दुकानदार के हाथ को शायद ठीक कर सकता है। अजय उसे अगले दिन वापस आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। हे जादुई बेलन, मेरी मदद कर और मुझे ऐसी दवा दे जिससे कि मैं किसी का लकवे के कारण खराब हुई हाथ को ठीक कर सकता हूँ। अजय के ऐसे कहते ही वहाँ एक चमत्कारी मलहम आ जाता है। अजय वो मलहम दुकानदार के पास ले जाता है और उसके हाथ पर लगा देता है और देखते ही देखते दुकानदार के हाथ में जान आ जाती है और वो पहले की तरह ही काम करने लगता है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी सहायता की। तुम सच में बहुत ही नेक दिल लड़के हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अजय खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अब बिंदिया और अजय इसी प्रकार जादुई बेलन की सहायता से गांव के लोगों की मदद करने लगते हैं। दोनों साधु की बात को हमेशा याद रखते हैं और जादुई बेलन का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। गांव वाले बिंदिया और अजय को बहुत ही प्यार और सम्मान देते हैं। जादुई बनारसी दुपट्टा। माधवी का रंग काफ दबा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसका कॉलेज का फाइनल ईयर था। माँ किसी तरह सिलाई करके खर्च चलाती थी, पिता थे नहीं। उस दिन माधवी कॉलेज से घर आई तो सीधे अपने कमरे में चली गई
उसने सिलाई मशीन पर काम करती हुई माँ की तरफ देखा भी नहीं। माँ उठकर उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीबी का जीवन बिताएंगे? बेटा, ईश्वर का धन्यवाद करो कि हमारे हाथ पैर सही सलामत है। कम से कम मेहनत मजदूरी करके हमारा खर्च तो चल ही जा रहा है ना। कल मेरी सहेली सुधा की शादी है, उसने मुझे बुलाया है, पर मेरे पास एक भी कायदे की ड्रेस नहीं है। मैं क्या पहनूंगी? मेरी शिफॉन वाली साड़ी पहन लेना। माँ, मैं कितनी बार एक ही साड़ी पहन कर जाऊँ? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरी संदूक में देखो, एक बनारसी दुपट्टा रखा है, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। अपने गुलाबी सूट के साथ एक बार पहनकर देख लो। कब खरीदा आपने? एक दिन फेरी वाली से खरीदा था, पर तुम्हें दिखा नहीं पाई थी। दिखाओ दिखाओ। माँ ने संदूक खोलकर दुपट्टा निकाला तो चौंक गई। अरे, मैंने तो सिर्फ दुपट्टा ही खरीदा था, पर ये तो सूट भी है। माँ, तुम ऐसा मजाक मत किया करो, जल्दी से दिखाओ। उसने झट से बनारसी दुपट्टा ले लिया और सूट पहन कर आ गई। माँ देखो ना, कितना सुंदर लग रहा है मेरे ऊपर ये सूट। मेरी बेटी है ही इतनी खूबसूरत कि जो कुछ भी पहन ले सब सुंदर लगता है उसके ऊपर। बस थोड़ा सा रंग देने में ही ईश्वर ने कंजूसी कर दिया। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि ये सूट कहाँ से आया? तुम रख कर भूल गई होगी माँ। हम गरीबों को भूलने वाली बीमारी नहीं होती रे। कितनी मिन्नतें करके उस बूढ़े बाबा से सिर्फ ये बनारसी दुपट्टा 20 रुपए में खरीदा था, बल्कि वो बाबा बहुत कमजोर और थका हुआ दिख रहे थे, तो मैंने उनको 4 रोटियां और चाय दी थी। उन्होंने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी थी। ओफो माँ, दान पुण्य करके तुमने एक अच्छा खासा सूट जुगाड़ कर लिया। तुम्हारे पास मेरी हर समस्या का समाधान पहले से ही रहता है। बेटी, हर माँ के पास अपने बच्चों की समस्या का समाधान रहता है। बात ये है कि सूट आया कहाँ से? अब छोड़ो भी, मैं अपनी सहेली की शादी में जाने की तैयारी कर लेती हूँ। कल कॉलेज से सीधा ही उधर चली जाऊंगी। कॉलेज से सभी लड़कियों ने सीधे उधर ही जाने का प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना और ज्यादा रात हो जाए तो वही रुक जाना। ठीक है माँ। माधवी सुबह उठी तो कॉलेज जाने के लिए तैयार होने चली गई। उसने अपने बैग में सूट रखने के लिए उठाया तो सोने की मीनाकारी वाले कंगन और सेट देखकर हैरान रह गई। माँ, ये कहाँ से आया? धमाके पर धमाका ही हुआ जा रहा है। अब क्या हुआ? ये तुम कहाँ से लाई? अब ये मत कहना कि ये भी तुम नहीं जानती। माधवी, मैं सचमुच नहीं जानती। मैंने तो रात को ये सब तुम्हें ही दे दिया था ना। मुझे देर हो रही है, फिलहाल मैं ये सब लेकर जा रही हूँ। कहते कहते वो कॉलेज के लिए निकल गई। शाम को सभी लड़कियों के साथ वो सुधा के घर पहुँच गई। सुधा ने उन सबको तैयार होने के लिए एक कमरा दिखा दिया। माधवी अपनी सहेलियों के साथ तैयार होने चली गई। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो सब उसको देखते ही रह गए। माधवी, तू गजब की सुंदर लग रही है, और तेरा ये बनारसी दुपट्टा तो तुझ पर ऐसे खिल रहा है कि क्या बताऊं। सभी लड़कियों ने माला की हाँ में हाँ मिलाई। तुम लोगों को मैं ही मिली हूँ मजाक बनाने के लिए। मैं जानती नहीं हूँ कि मैं कितनी काली हूँ, लेकिन आज तो तेरा रंग भी बहुत गोरा हो गया है। सच? जाकर आईने में देख ले। माधवी ने जाकर आईने में अपना चेहरा देखा तो हैरानी से देखती ही रह गई। माँ, जरूर तेरा ये बनारसी दुपट्टा जादुई है। तब तक बारात आने का शोर मच गया और सभी लड़कियां बारात देखने चली गई। वो भी पीछे पीछे दौड़ी, तभी किसी युवक से टकराकर गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ओह, आपको चोट तो नहीं लगी? मेरे पैर। युवक ने उसे सहारा देकर उठाया। आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? जयमाल देखने या डालने? धत! माधवी उठकर बारात देखने चली गई। युवक भी बाहर चला गया। सुधा की शादी हो गई। मुझे घर जाना है। सुबह चलेंगे, कल कॉलेज की छुट्टी है। जल्दी जाकर क्या करना है? नहीं, मेरे पैर में दर्द है, मुझे घर जाना है। वो किसी से बताना नहीं चाहती थी कि वो गिर गई थी और उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई थी जो उसे बहुत ही पसंद आया था।
पर वो जानती थी कि उसके सांवले रंग के कारण लोग उसके अस्तित्व को नकार देते हैं। चल बाहर चलकर देखते हैं, कोई गाड़ी होगी तो चली जाना। वो दोनों बाहर आई तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी अचानक से वही युवक अपनी गाड़ी लेकर आ गया। आप लोगों को कहीं जाना है क्या? चलिए मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, माधवी को अपना घर जाना है। आप कहाँ तक जाएंगे? मुझे चौक तक जाना है। मुझे भी उधर ही जाना है। उसने गाड़ी से उतरकर दरवाजा खोल दिया। आइए बैठ जाइए प्लीज। माधवी सकुचाती हुई गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम समीर है। मैं अपने दोस्त की बहन की शादी में आया था। आप? मैं अपनी दोस्त की शादी में आई थी। आप इतनी रात को घर क्यों जा रही हैं? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ओह सॉरी, मैंने आपका सारा प्लान गड़बड़ कर दिया। नहीं, गलती तो मेरी थी। चौक में कहाँ रहती हैं आप? आप मुझे गली के मोड़ पर उतार दीजिए। आप मुझे एक कप चाय तो पिला सकती हैं। हमारे घर में दूध भी होगा कि नहीं? कैसे बुलाऊं इसको अपने टूटे फूटे घर में? क्या सोचने लगी? ओह कुछ नहीं, चलिए। माधवी के आश्चर्य की सीमा न रही। जब वो अपने घर पहुंची तो उसका टूटा फूटा घर आलीशान कोठी में बदल गया था। गेट पर संतरी खड़ा था। उसकी माँ बरामदे में चहलकदमी कर रही थी। आइए अंदर चलिए। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ आपका घर देखना चाहता था ताकि आपसे मिलने आ सकूं। माधवी का दिल बलियों उछलने लगा। उसके चेहरे पर लाली दौड़ गई जो समीर ने महसूस कर ली। समीर चला गया। जब वो घर में गई तो माधवी, ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। हमारा घर कोठी में कैसे बदल गया? माँ, ये बनारसी दुपट्टा जादुई है। उसने दुपट्टे को लहराते हुए कहा और माँ को समीर के बारे में सब कुछ बताया। चलो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। चलो अब सो जाते हैं। सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि माँ किसी से जोर जोर से बात कर रही थी। सेठ जी, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। इतनी बड़ी कोठी की मालकिन बन गई हो और 20,000 रुपए नहीं दे सकते? माधवी ने बनारसी दुपट्टा उठाया। तुमने जैसे इतने चमत्कार किए हैं, मुझे अभी 20,000 रुपए दे दो। इसके इतना कहते ही उसके बिस्तर पर नोटों की गड्डियां बिखर गई। उसने नोटें उठाई और माँ के पास चली गई। माँ, ये पैसे इन्हें देकर पीछा छुड़ाओ जो तुमने मेरी शादी के लिए रखे थे। माँ आश्चर्य से कभी उसको देख रही थी, कभी नोटों को। सेठ ने तुरंत पैसे लपक लिए और बाहर चला गया। माँ, मेरी प्यारी माँ, हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। छुट्टी का दिन था। माधवी बाल धोकर बालकनी में खड़ी थी। तभी उसने देखा कि उनके घर के सामने समीर की गाड़ी आकर रुकी। माँ, ये तो समीर है। क्यों आ गया ये? समीर अंदर आया। उसने माँ के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। आंटी, मैं माधवी से शादी करना चाहता हूँ। पर बेटा, अभी तो तुम लोग एक ही दिन मिले हो और तुम्हारे माता पिता। आंटी, आप हाँ तो कहिए। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। मैं शाम को ही उन्हें लेकर आ जाऊंगा। ये हमारी बेटी का सौभाग्य है कि उसे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिल जाए। शाम को समीर अपने माता पिता के साथ आया और उनकी शादी तय हो गई। अगले हफ्ते ही धूमधाम से शादी हो गई। बेटी, इस बनारसी दुपट्टे को हमेशा अपने साथ रखना। इसने हमारा जीवन बदल दिया। माँ, इसे अपने पास ही रखो। मैं इसको लेकर क्या करूँगी? अब मुझे अपना साथी मिल गया है। माँ ने माधवी को गले लगा लिया।